हाँ बेटा, शुरू करते हैं। अपन मानव स्वास्थ्य रोग वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में अपने प्रतिरक्षा तंत्र के रोग के बारे में पढ़ा था। देखिए क्या पढ़ा अपने अभी तक बेटा। प्रतिरक्षा तंत्र के रोग, दो प्रकार के रोग हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के रोग पहले वाले वीडियो में अपने लाइव सेशन में पढ़ा था बेटा। प्रतिरक्षा तंत्र के रोग में दो पढ़ा था अपने। एक पढ़ा था बेटा एलर्जी, इसका वीडियो अवेलेबल है लाइव सेशन में। फास्ट लाइव स्ट्रीमिंग में एलर्जी के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। दूसरा जो रोग है बेटा स्व प्रतिरक्षा रोग। स्व प्रतिरक्षा रोग, स्व प्रतिरक्षा रोग। देखिए बेटा ये अपने पढ़ा चुका हूं मैं। ये कहा, ये नहीं बेटा। हाँ ये देखिए प्रतिरक्षा रोग पढ़े थे अपने। प्रतिरक्षा रोग यानी प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग जो हैं इसका अध्ययन इसमें करेंगे अपन। इसमें दो रोग थे बेटा। एलर्जी के बारे में अपने पढ़ा है, एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा रोग। एलर्जी के बारे में अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। क्या पढ़ा बेटा, देखिए एलर्जी क्या होती है। अपने कभी ये महसूस किया होगा कि नई जगह पर जाने पर या किसी नए क्षेत्र में जाने पर हमारा जो शरीर है उसमें क्या समस्या आने लग जाती हैं, जैसे छींके आना या सांस में अचानक घबराहट का होना, ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो किसके कारण होती है, ये अपने पढ़ा है बेटा कि छींकना, सांस, घबराहट के सांस लेना, ये किसके कारण होता है, एलर्जी के कारण होता है। फिर अपने पढ़ा था बेटा एलर्जी क्या होती है, किसे कहेंगे एलर्जी, कि पर्यावरण में उपस्थित या पर्यावरण में मौजूद कुछ विशिष्ट प्रतिजन के खिलाफ अपना शरीर जो है अति संवेदी हो जाता है, या अपना शरीर अति संवेदी क्रिया करने लग जाता है, उसे कहते हैं बेटा, उन अनुक्रिया को कहते हैं एलर्जी। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि वातावरण में जो एंटीजन है, जो प्रतिजन है, जो अपने शरीर को अति संवेदी अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन प्रतिजनों को एलर्जन कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था एलर्जन जो है बेटा, तीन प्रकार के एलर्जन को पढ़ा था। वातावरण में मौजूद पराग कण एलर्जन है, धूल के कण और जंतु जनित एनिमल डेसर जो है ये बेटा है पराग कण, धूल के कण और जीव जनित ये है एलर्जन। ये अपने पढ़ लिया बेटा। फिर अपने पढ़िए कि प्रतिजन के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात हमारे शरीर की जो मास्ट कोशिकाएं हैं, ये मास्ट कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं और इनके द्वारा क्या स्रावित होता है, सीरोटोनिन और हिस्टामिन का स्रावण होता है। और सीरोटोनिन और हिस्टामिन के अति स्रावण से रक्त में इयोसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। फिर अपने पढ़ा था कि एलर्जी जो है, एलर्जी के लिए कौन सी प्रतिरक्षी उत्तरदायी है, तो कौन सी प्रतिरक्षी रेस्पॉन्सिबल है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इसके बाद अपन ने पढ़ा बेटा लाइव सेशन में एलर्जी के लक्षण। एलर्जी के लक्षण में छींकना, बहती नाक, पनीली आंखें और घबराहट के साथ सांस लेना, ये आम जो एलर्जी है उसके मुख्य लक्षण है। छींकना, लगातार छींकना, नाक का बहना, नाक बहती क्यों लगातार, क्योंकि नाक में पाई जाने वाली श्लेष्मा झिल्ली लगातार श्लेष्मा का श्रवण करती है। आंखें पनीली हो जाती हैं और घबराहट के साथ सांस की दिक्कत होती है। एलर्जी के लक्षण के बाद अपन ने पढ़ा था बेटा कि एलर्जी से बचाव कैसे करते हैं। महत्वपूर्ण तो उपाय यही है कि प्रतिजन वाले क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहां पर अपन को एलर्जी हो उस क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए। और उपचार के लिए एंटी हिस्टामिन और एंटी सेरोटोनिन ड्रग्स ली जाती हैं। सीरोटोनिन स्टेरॉइड का यूज किया जाता है और एड्रेनलिन का यूज किया जाता है। इसके बाद अपने एलर्जी में नेक्स्ट पढ़ा था एलर्जी का कारण कैसे पता लगाते हैं। एलर्जी का कारण कैसे पता लगाते हैं कि किस प्रकार की एलर्जी है, तो उसके लिए बड़ा विशिष्ट एंटीजन को टीके के रूप में किसी सजीव के शरीर में एंटर करवाया जाता है और फिर उस जीव में उस एंटीजन के प्रति होने वाली अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ये बड़ा ऐसे एलर्जी का पता लगाते हैं। उसके बाद अपने पढ़ा था कि वर्तमान समय में इम्यूनिटी लगातार घट रही है। सजीवों में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी क्या हुई है, कम हुई है। और महानगर या शहरों के जो बच्चे हैं उन बच्चों को लगातार, या उन बच्चों के जो प्रारंभिक जीवन काल है उसको, उस जीवन काल के दौरान उन्हें लगातार अतिरक्षित वातावरण में रखने के कारण जब वो बाहरी वातावरण में आते हैं
तो उनमें अस्थमा और दमा जैसी शिकायतें आम होने लगती हैं, क्योंकि बेटा उनके प्रारंभिक जीवन काल में वो कहाँ पर इन वातावरण या एंटीजन के संपर्क में नहीं आए, अथवा अतिरक्षित वातावरण में रखना ये कारण है किसका, कि अब वर्तमान में दमा और अस्थमा जैसी शिकायतें कंटिन्यू होने लगी हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा था एलर्जी के रोग, यानी एलर्जी से कौन कौन से रोग होते हैं। 3 प्रकार के मुख्य रोग हैं, एक अस्थमा है, हे फीवर और एनाफाइलेटिक शॉक। एक एक को अपने पढ़ा बेटा। अस्थमा क्या होता है, तो अस्थमा में अपने पढ़ा था ये श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हैं। श्वसन तंत्र में भी निचला या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को संक्रमित करता है। लंग की एलर्जी है ये। इस रोग में फेफड़े की एलर्जी होती है, और इसमें फेफड़े की श्वसनी और श्वसनिकाएं, फेफड़े में एंटर करने वाली श्वसनी और श्वसनिकाओं में क्या होता है बेटा, उनकी जो झिल्ली है उसमें श्लेष्मा कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा का स्रावन होता है। श्लेष्मा गाढ़ा पदार्थ होता है, और ये इन श्वसनी और श्वसनिकाओं में श्लेष्मा एकत्रित हो जाता है, जिससे किसका निर्माण, जिससे क्या होता है बेटा, श्वसन में या सांस में दिक्कत होती है। इसके बाद बेटा दूसरा रोग पढ़ा था अपने, हे फीवर। हे फीवर भी श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है, लेकिन ये ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ऊपरी श्वसन तंत्र में ये कौन सा इनको प्रभावित कर देगा बेटा, मुख्यतया नाक और गला। तो नाक जो है, नाक की जो श्लेष्मा झिल्ली है, उस श्लेष्मा झिल्ली द्वारा अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा का स्रावन होता है, और वो श्लेष्मा लगातार नाक से बहता रहता है। इसलिए इसके लक्षण है बेटा, बहती नाक, छींकना और पनीली आंखें। ये किस एलर्जन के कारण होता है, मुख्यतः पराग कण या पोलन ग्रैन जो है उन एंटीजन के उनके शरीर में प्रवेश करने से हे फीवर होता है। लास्ट रोग पड़ा था एनाफाइलेटिक शॉक। ये बड़ा एलर्जी से संबंधित होने वाला जो रोग है, सबसे घातक है। गंभीर परिस्थितियों में इस रोग में मृत्यु भी हो सकती है। पड़ा था एक गंभीर और घातक रोग है। इसमें कौन सा एलर्जन, पेनिसिलिन और भी एलर्जन है इससे संबंधित। पेनिसिलिन जैसे एलर्जन की शरीर में प्रवेश करने पर क्या होता है, पूरे शरीर की मांस कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती है, और वो हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्रावन करती है एक साथ। और इनका अत्यधिक स्रावन होने से क्या होता है बेटा, पूरे शरीर की मांस कोशिकाएं द्वारा हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्रावन होता है, तो पूरे शरीर की एलर्जी एक साथ होती है। इससे गंभीर स्थितियों में बेटा क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु कैसे होती है वो मैंने बताया था बेटा, कि हिस्टामिन सीरोटोनिन जो है ये रुधिर वाहिनियों को क्या करता है, फैलाता है, जिससे उसकी पारगम्यता बढ़ेगी, और पारगम्यता बढ़ने पर रुधिर वाहिकाओं में बहने वाले द्रव रुधिर वाहिनियों से कहाँ आएगा, उत्तर द्रव्य में आता है, जिससे रक्त की कमी होकर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया यहां तक बेटा। अब अपन इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्व प्रतिरक्षा रोग, दूसरा जो रोग है बेटा प्रतिरक्षा तंत्र का, वो है स्व प्रतिरक्षा रोग, सेल्फ इम्यून डिजीज। देखिए बेटा स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होता है। सबसे पहले कि देखिए अपने पढ़ा था प्रतिरक्षा तंत्र का एक गुण था कि प्रतिरक्षा तंत्र में स्व व पराये का विभेद करने की क्षमता होती है, यानी शरीर की अपनी कोशिकाएं और बाहर की कोशिकाओं में विभेदन या अंतर करने की क्षमता होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आनुवंशिक कारणों से या अज्ञात कारणों से क्या होता है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह स्व यानी खुद की कोशिकाएं और बाहर की कोशिकाओं में विभेद नहीं कर सकती है, या उनमें विभेद करने की क्षमता क्या हो जाती है, नहीं होती है। तो क्या हो जाता है कि अपने शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अपने शरीर की ही कोशिकाओं के खिलाफ प्रतिरक्षी बनाना प्रारंभ कर देता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वो प्रतिरक्षी क्या करेगी, उस संबंधित कोशिका या प्रतिजन को नष्ट कर देता है। तो बेटा इसमें क्या क्या है, स्व प्रतिरक्षा रोग क्या है कि कभी कभी प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं व पराये प्रतिजन, स्वयं व पराये प्रतिजन जो है बेटा इनमें विभेद नहीं कर सकता है। स्व और पराये प्रतिजन में विभेद नहीं कर सकता। विभेद नहीं कर क्या कर देता है, ये अपनी ही कोशिकाओं के खिलाफ अपने ही प्रतिजन
अणु या कोशिका के खिलाफ क्या बना देता है? प्रतिरक्षी बनाना प्रारंभ कर देता है। अपने ही शरीर की प्रतिजन और कोशिका या अंगों के खिलाफ क्या बना देता है? ये प्रतिरक्षी बना देता है। तो फिर क्या होगा? ये प्रतिरक्षी जिस कोशिका के खिलाफ प्रतिरक्षी बनी बेटा, उसको क्या करेगी? ये प्रतिरक्षी संबंधित कोशिका को या अंग को क्या करेगी? नष्ट करेगी। संबंधित अंग या कोशिका या प्रतिजन को संबंधित कोशिका को बेटा ये क्या करेगी? नष्ट करेगी और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो 100 प्रतिरक्षा रोग पड़ रहे हैं। क्या इसमें कि जब अपना शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अपने और पराई में विभेद नहीं कर सकता है, तो क्या होगा बेटा? ये अपने ही प्रतिजन के खिलाफ, अपने ही शरीर की प्रतिरक्षण या कोशिकाओं या विशिष्ट अंग के खिलाफ प्रतिरक्षी बनाना शुरू कर देता है और वो प्रतिरक्षी उस संबंधित अंग या कोशिका को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट बेटा, 100 प्रतिरक्षा जो है उसका कारण क्या है? 100 प्रतिरक्षा जो रोग है, 100 प्रतिरक्षा रोग का कारण, तो 2 कारण है बेटा मुख्य है। इसका कारण कोई विशेष अभी तक ज्ञात हुआ नहीं है, तो आपको लिखना बेटा अज्ञात कारणों से, अज्ञात कारण या बेटा आनुवंशिक कारण से, अज्ञात कारण या आनुवंशिक कारणों से। तो कारण पूछ ले बेटा 100 प्रतिरक्षा रोग के कारण, तो अज्ञात कारणों या आनुवंशिक रोग के कारण 100 प्रतिरक्षा रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे 100 प्रतिरक्षा रोग के प्रकार। 100 प्रतिरक्षा रोग के प्रकार में बेटा 5 प्रकार हैं। 100 प्रतिरक्षा रोग कौन कौन से हैं? 100 प्रतिरक्षा रोग। हाँ बेटा, प्रतिरक्षा रोग जो है कितने प्रकार के हैं? पहला बेटा रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस। दूसरा बेटा हाशीमोटो, हाशीमोटो डिजीज, हाशीमोटो डिजीज। तीसरा बेटा ग्रेव्स डिजीज, रूमेटाइड आर्थराइटिस, हाशीमोटो डिजीज, ग्रेव डिजीज। और चौथा है मायस्थीनिया ग्रेविस। पढ़ेंगे अपन एक एक करके बेटा, हिंदी में भी बेटा ऐसे लिखना है, मायस्थीनिया ग्रेविस ही लिखेंगे। इसी को लिखना है तो मायस्थीनिया ग्रेविस। तो इससे बेहतर है कि अपन इंग्लिश में लिखे बेटा। ये ग्रेव्स बीमारी, हाशीमोटो रोग, ऐसे लिखना हिंदी में हाशीमोटो डिजीज या रोग, हाशीमोटो रोग, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पांचवा बेटा पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया। एक एक को अपन विस्तार से पढ़ेंगे बेटा, क्या होता है ये डिजीज, किस प्रकार की एंटीबॉडी बनने के कारण होती है। और लास्ट है बेटा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये बेटा 100 प्रतिरक्षा, मानव शरीर में होने वाले 100 प्रतिरक्षा रोग जो हैं 6 प्रकार के हैं। पहला जो रोग है बेटा रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, हाशीमोटो डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, मायस्थेनिया ग्रेविस, पर्निशियस एनीमिया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इनको अपन एक एक को बेटा विस्तार से पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें उसी को अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेके पढ़ेंगे बेटा। तो क्या होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस? शुरू करते हैं अपन पहला रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये किस प्रकार के रोग है बेटा? तो आपको सबसे पहले याद है रूमेटाइड आर्थराइटिस एक प्रकार का 100 प्रतिरक्षा रोग है। रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है 100 प्रतिरक्षा प्रकार का रोग है। तो किस प्रकार का रोग है बेटा? ये 100 प्रतिरक्षा रोग है।
दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बेटा, देखिए इसमें क्या होता है, एक रूमेटाइड कारक होता है, रूमेटॉइड कारक IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M जो है बेटा वो है रूमेटॉइड कारक। तो रूमेटॉइड कारक के कारण, रूमेटॉइड कारक के कारण इसमें क्या होता है बेटा, इस कारक की उपस्थिति के कारण हाँ, रूमेटॉइड कारक की उपस्थिति के कारण इसमें क्या हो जाता है बेटा, साइनोवियल जो झिल्ली है, अपने अस्थि की जो संधियां हैं, जो जॉइंट है, वहां पर एक साइनोवियल गुहा होती है और उसमें झिल्ली होती है बेटा, साइनोवियल झिल्ली, और साइनोवियल द्रव भी होता है। तो साइनोवियल झिल्ली में क्या हो जाता है, साइनोवियल झिल्ली में बेटा प्रदाह या इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, साइनोवियल झिल्ली। ये साइनोवियल झिल्ली शरीर में कहाँ होती है, शरीर के जोड़ों में बेटा, हाथ के जोड़ और पैर के जो जोड़ हैं वहां पर साइनोवियल झिल्ली होती है। इस साइनोवियल झिल्ली में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है बेटा इसमें सूजन या प्रदाह, प्रदाह हो जाता है, यानी ये सूज कर बेटा बड़ी हो जाती है, ये झिल्ली सूज कर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिससे जिससे इसमें साइनोवियल जो फ्लूइड है उसकी मात्रा भी बढ़ती है। इसमें साइनोवियल जो द्रव है बेटा, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल लिक्विड जो है उसकी मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती है। फिर बेटा ये साइनोवियल लिक्विड क्या करता है, ये सूजी हुई जो इन्फ्लेमेश, सूजी हुई जो साइनोवियल झिल्ली है, उस झिल्ली पर क्या करता है, दबाव पड़ता है, साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा साइनोवियल झिल्ली पर दबाव पड़ता है, जिससे इस जोड़ों में क्या होता है, दर्द होता है। एक तो ये कारण है, और दूसरा क्या होता है इसमें कि साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा साइनोवियल झिल्ली पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण दर्द होता है, और ये सूजी हुई या इन्फ्लेमेटेड जो साइनोवियल झिल्ली है, इस झिल्ली के द्वारा अनेक कणिकाओं का श्रवण किया जाता है, अनेक प्रकार की कणिकाएं स्रावित की जाती हैं, जिसके कारण भी इन जोड़ों में या साइनोवियल झिल्ली में क्या होता है, दर्द होता है। एक चीज और इसमें होती है बड़ा, ये जो सूजने के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण, साइनोवियल झिल्ली में सूजन के कारण इसके द्वारा अनेक सारी कणिकाओं का श्रावण होता है, और ये कणिकाओं, इन कणिकाओं के कारण जो उपास्थि में जो क्षेत्र है, फाइब्रस जो क्षेत्र बेटा वो कैसा हो जाता है, अस्थि में कठोर हो जाता है, अस्थि में होकर कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है बेटा, जिसके कारण जो संधि है, चल संधि थी, वह संधि कैसे हो जाती है, अचल हो जाती है, और उस संधि में क्या होता है, दर्द होता है। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस एक प्रकार का स्व प्रतिरक्षा रोग है, रूमेटाइड कारक की उपस्थिति के कारण होता है। रूमेटाइड कारक की उपस्थिति के कारण क्या होगा, साइनोवियल जो झिल्ली है उसमें क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, सूजन के द्वारा इसके द्वारा अनेक कणिकाएं जो है साइनोवियल फ्लूइड में छोड़ी जाती है। साइनोवियल फ्लूइड से साइनोवियल झिल्ली पर क्या लगता है, दबाव लगता है बेटा, साइनोवियल झिल्ली पर ये क्या डालती है, दबाव डालती है, जिसके कारण भी जोड़ों में दर्द होता है। दूसरा क्या है बेटा, ये जो कणिकाओं के कारण उपास्थि में जो क्षेत्र होता है संधियों में, वो उपास्थि में क्षेत्र कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, अच्छा संधि अचल और कठोर हो जाती है बेटा, अस्थि में हो जाता है। ये उपास्थि में जो फाइब्रस क्षेत्र है वो अस्थि में और कठोर हो जाता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द होता है। तो ये था बेटा रूमेटाइड आर्थराइटिस। दूसरी बीमारी है बेटा, दूसरी बीमारी अपन पढ़ेंगे हाशिमोटो डिजीज। क्लियर, रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या हो जाएगा, दर्द आएगा, और ये संधि जो है कैसी हो जाएगी, अचलनीय हो जाएगी। ये जो संधि कैसी हो जाएगी, जो चलनशील थी वह अचल या अचलनीय हो जाएगी। ठीक बेटा, नेक्स्ट चले हाशिमोटो डिजीज। दूसरी बड़ा हाशिमोटो, हाशिमोटो डिजीज। देखिए हाशिमोटो डिजीज में क्या होता है बड़ा, ये भी एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। हाशिमोटो डिजीज क्या है, स्व प्रतिरक्षा रोग है। तो इसमें क्या होता है, जो अपने शरीर की थायराइड ग्रंथि है, उस थायराइड ग्रंथि के विपरीत, उस थायराइड ग्रंथि के विपरीत क्या बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं, जिससे वो एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है, और थायराइड हार्मोन जो है वो उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, अतः हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो बेटा क्या लिखोगे इसमें, ये भी क्या है, स्व प्रतिरक्षा रोग है।
दूसरा इसमें एंटीबॉडी किसके विरुद्ध बनती है बेटा, तो शरीर की जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड के विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है, या थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध क्या बनती है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनती है। अब थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनेगी तो ये क्या करेगी, ये प्रतिरक्षी बेटा किसको नष्ट करेगी, थायराइड ग्रंथि को नष्ट करेगी, थायराइड ग्रंथि को नष्ट करेगी, जिससे क्या होगा, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी। थायराइड हार्मोन जो है थायरॉक्सिन, उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कौन कौन सी स्थिति आएगी बेटा, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। होशिमोटो डिजीज क्लियर, किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, तो आपको याद रखना है थायराइड ग्रंथि के खिलाफ एंटीबॉडी बनकर थायराइड ग्रंथि को नष्ट करता है। थायराइड ग्रंथि नष्ट होने पर थायराइड हार्मोन नहीं निकलेगा, जिससे कौन सी स्थिति आएगी, हाइपरथायराइडिज्म, और वो सारे लक्षण प्रकट होंगे जो थायराइड हार्मोन की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। तीसरा बेटा मायस्थीनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज, तीसरा अपन क्रम वाइज पढ़ रहे हैं। तीसरी जो बीमारी बेटा ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, ग्रेव डिजीज में क्या होता है, ये बस अपने जो पहले पढ़ी हाशिमोटो डिजीज, इसमें हाइपरथायराइडिज्म होता है, और इसमें हाइपोथायराइडिज्म, वो उसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है बेटा, हाइपो नॉट हाइपर, हाँ हाइपोथायराइडिज्म था। और ग्रेव डिजीज जो पढ़ेंगे अपन, इसमें कौन सी स्थिति आती है, हाइपरथायराइडिज्म, यानी इसमें थायराइड जो ग्रंथि है उसके द्वारा थायराइड हार्मोन का अतिस्रवण होगा। तो ये कब होती है बेटा, इसमें क्या होता है कि जब TSH रिसेप्टर्स जो है बेटा, थायराइड ग्रंथि के TSH रिसेप्टर्स जो हैं, इसके खिलाफ या इनके प्रति क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बनने के कारण ये रोग होता है। इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने के कारण तो क्या होगा, इससे ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, TSH रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है तो इनको नष्ट करेंगे, इसको नष्ट करेंगे, तो इसको नष्ट करने, ये TSH रिसेप्टर नष्ट होने के प्रभाव में क्या होगा कि थायराइड जो हार्मोन है उसका अतिस्रवण होगा, थायराइड का अतिस्रवण होगा, और थायराइड अतिस्रवण से कौन सी स्थिति आएगी, हाइपर थायराइडिज्म, हाइपर थायराइडिज्म। क्लियर, तो याद रखना है कौन सी डिजीज, होशिमोटो डिजीज में हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति आती है, और ग्रेव डिजीज में हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति आती है। तो ये तीन बीमारी पढ़ ली अपने, पहले पढ़ी है रूमेटाइड आर्थराइटिस, दूसरी होशिमोटो डिजीज, और तीसरी ग्रेव्स डिजीज। अब अपन चौथी पढ़ेंगे बेटा मायस्थीनिया ग्रेविस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मायस्थीनिया ग्रेविस, चलो चौथी जो बीमारी है बेटा मायस्थीनिया ग्रेविस, मायस्थीनिया ग्रेविस। देखिए ये क्या होता है बेटा, ये जो बीमारी है 100% रोगी पड़ रहे, तो ये क्या है 100% रोग है। इसमें क्या होता है बेटा, एसिटिल कोलिन जो है, पढ़ा था अपने न्यूरॉन नर्वस सिस्टम में, एसिटिल कोलिन जो है, इसके जो रिसेप्टर है बेटा एसिटिल कोलिन, ये क्या रिसेप्टर ही है, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, इसके खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी बनने से होता है, इससे क्या होगा बेटा, ये एसिटिल कोलिन को क्या कर देगा, नष्ट करेगा, या इसका निर्माण नहीं होने देगा, इसका निर्माण क्या कम हो जाएगा, जिसके प्रभाव में क्या होता है बेटा, एसिटिल कोलिन जो है वो क्या करता है, पेशिया और तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन और पेशियों के मध्य जो संधि स्थल है वहां पर सूचना या संदेश के संचरण में फिर बाधा उत्पन्न होगी। तो इसके प्रभाव में क्या होगा बेटा, पेशी तंत्रिका जो संधि है, पेशी और तंत्रिका संधि पर संवेग या सूचना या संवेग संचरण नहीं होगा, संवेग संचरण प्रभावित होगा।
तो ये बड़ा इस रोग में क्या होता है, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है माइस्थीनिया ग्रेविस में, और ये एंटीबॉडी फिर एसिटिल कोलिन को नष्ट करेगी, जिससे क्या होगा बेटा, ये पेशी तंत्रिका संधि पर क्या होगा, संवेग का संचरण कहीं न कहीं प्रभावित होगा। तो ये चौथा रोग था बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, माइस्थीनिया ग्रेविस। बेटा लास्ट पांचवी जो बीमारी है, पर्नीशियस, पांचवा 100 प्रतिरक्षा रोग है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया बेटा हिंदी में भी अगर लिखना चाहो तो यही शब्द है, पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया शब्द है तो कहीं न कहीं अरक्तता आएगी इसमें क्या रक्त की कमी होगी या रक्त का निर्माण कम होगा। बेटा किस प्रकार का रोग है पूछ ले, पर्नीशियस एनीमिया के बारे में शॉर्ट नोट लिखो। तो पर्नीशियस एनीमिया है एक प्रकार का स्वप्रतिरक्षा रोग है, स्वप्रतिरक्षा रोग है। इट मीन्स अपने ही शरीर की कोशिकाओं के खिलाफ प्रतिरक्षी बनाएगा। तो ये बेटा किसके खिलाफ इसमें प्रतिरक्षी बनता है, केसल जो कारक है, केसल जो कारक है बेटा, केसल कारक के खिलाफ इसके प्रति क्या बनती है, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनती है। केसल कारक के खिलाफ एंटीबॉडी कौन सी डिजीज में बनती है, पर्नीशियस डिजीज में, पर्नीशियस एनीमिया डिजीज में। अब देखिए एक बात एक क्लियर करनी है बेटा कि जिस कारक के खिलाफ या जिस कोशिका के खिलाफ प्रतिरक्षी बनेगी वो प्रतिरक्षी उसी कोशिका को नष्ट करेगा। तो एक केसल कारक के खिलाफ बनने वाली प्रतिरक्षी केसल कारक को क्या करेगी, नष्ट करेगी। इस केजल कारक को नष्ट करेगी तो केजल कारक क्या हो जाएगा, ये नष्ट होगा बेटा। ये नष्ट होगा तो क्या होगा, जो कार्य केजल कारक कर रहा था वो कार्य नहीं होगा, वो कार्य प्रभावित हो गए। तो केजल कारक क्या कार्य कर रहा था, केजल कारक का मुख्य कार्य था बेटा ये आंत्र में विटामिन जो B12 है, विटामिन B12 का अवशोषण करवाता है। और विटामिन B12 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रक्त के निर्माण में सहायक है बेटा। केजल कारक का क्या कार्य था, तो केजल कारक क्या कार्य करता था, विटामिन B12 का अवशोषण कराता था। लेकिन क्या हुआ, केजल कारक के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, उस एंटीबॉडी ने केजल कारक को नष्ट कर दिया। तो केजल कारक का B12 का अवशोषण क्या हुआ, प्रभावित हो गया। और B12 का अवशोषण प्रभावित होने से रक्त का निर्माण भी क्या हो गया, कम हो गया। रक्त का निर्माण नहीं होगा, रक्त निर्माण जो है बेटा तो क्या होगा, नहीं होगा या बहुत कम होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी बेटा, शरीर में अरक्तता या एनीमिया होता है, उसको कहते हैं बेटा पर्नीशियस एनीमिया। क्लियर। 100 प्रतिरक्षा रोग में अपने 5 रोग पढ़ लिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर्नीशियस एनीमिया एक प्रकार का 100 प्रतिरक्षा रोग है। ठीक है, चले नेक्स्ट बेटा, लास्ट जो प्रतिरक्षा रोग है अंत में है बेटा, लास्ट 6 जो प्रतिरक्षा रोग है उसको लिखता है बेटा, क्या कहता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है बेटा, 100 प्रतिरक्षा रोग ही पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का 100 प्रतिरक्षा रोग है। अपने 5 100 प्रतिरक्षा रोग पढ़ लिए बेटा, पांचों को बढ़िया तरह से पढ़ना, आपको समझ करके याद करना है। लास्ट है बेटा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये आपकी 12वीं की 12th की बोर्ड परीक्षा के साथ साथ नीट में भी उसके लिए भी उपयोगी है, और कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतिरक्षा और 100 प्रतिरक्षा रोग, एलर्जी। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, 100 प्रतिरक्षा रोग है। तो इसमें क्या होता है बेटा, क्या होगा, निश्चित रूप से आपके समझ में आ गया होगा कि शरीर की कुछ कोशिका या अंगों के खिलाफ प्रतिरक्षी बनेगी। तो किसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनेगी, ये अपने जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं बेटा, तंत्रिका कोशिकाएं देखी होगी बेटा, बनाया होगा डायग्राम, ये ऐसी होती है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये केंद्रक होता है, ये बेटा ये क्या एक्सॉन है, ये क्या साइटोन है,
इस एक्सॉन पर बेटा ये संरचना ऐसी देखी होगी, इनको क्या कहते हैं, माइलिन अच्छत। यहां से बेटा क्या होता है, तंत्रिका का संवहन होता है। यहां से क्या होता है, तंत्रिका जो संदेश है, सूचना का संवहन होता है, आवेग का संवहन होता है। किसका संवहन होता है, आवेग का। इनको कहते हैं बेटा माइलिन अच्छत। ये जो मैंने संरचनाएं बनाई है, ये है बेटा, क्या कहते हैं इनको, माइलिन अच्छत। माइलिन अच्छत कहते हैं। ये संरचना बेटा आगे ऐसे होती है, ये सिनेप्टिक नोब होती है, गुंडियां होती है, ठीक है। ये किसका डायग्राम है, तंत्रिका कोशिका का। तो बेटा क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोग में क्या होता है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं अपने शरीर की, उन तंत्रिका कोशिकाओं के माइलिन जो अच्छत हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। तो क्या लिखोगे इसमें, तंत्रिका कोशिकाओं के जो माइलिन शीथ हैं या माइलिन अच्छत हैं, उनके खिलाफ, माइलिन अच्छत के खिलाफ या इसके प्रति क्या बन जाती हैं, प्रतिरक्षी बनती है। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। और जिस फिर क्या होगा, ये एंटीबॉडी क्या करेगी बेटा, माइलिन अच्छत को नष्ट करेगी। ये माइलिन अच्छत को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। तो माइलिन अच्छत के नष्ट होने से वो काम नहीं होगा जो माइलिन अच्छत कर रहा था। तो बेटा फिर तंत्रिका आवेग का जो संचरण है, तंत्रिका आवेग का संचरण वो प्रभावित होगा। तंत्रिका आवेग का संचरण क्या हो जाएगा, इंपल्स कम्युनिकेशन जो है वह प्रभावित होगा। तो अपने ये 100 प्रतिरक्षा रोग पढ़े हैं बेटा, अपने क्या पढ़े हैं, 100 प्रतिरक्षा रोग पढ़े हैं। 100 प्रतिरक्षा रोग के कारण पढ़ा था ये बेटा। आज यहां से शुरू किया था। 100 प्रतिरक्षा रोग क्या है, सेल्फ इम्यून डिजीज। कभी कभी क्या होता है, अपना प्रतिरक्षा तंत्र अपने और पराये में विभेद नहीं कर सकता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह अपने ही शरीर की कोशिकाओं, अंगों या अणुओं के खिलाफ प्रतिरक्षी बनाना प्रारंभ कर देता है और उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे अनेक सारे रोग उत्पन्न होते हैं, अनेक लक्षण प्रकट होते हैं। कितने प्रकार के रोग है ये अपने पढ़ा बेटा, इसका अपने कारण पढ़ा है। आनुवंशिक कारणों से रोग होता है या अज्ञात कारणों से। फिर अपने पढ़ा बेटा कि प्रतिरक्षा रोग कितने हैं, 6 प्रकार के प्रतिरक्षा रोग हैं। उनको अपने एक एक को अलग से बढ़िया विस्तार से पढ़ लिए हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरा हाशिमोटो रोग, बेटा इनको हिंदी में ऐसे लिखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे याद रखना होगा, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। हाशिमोटो डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, मायस्थेनिया ग्रेविस, पर्निशियस एनीमिया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर एक एक करके अपने पढ़ा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है बेटा, ये 100 प्रतिरक्षा रोग है। इसमें क्या होता है, रूमेटॉइड कारक जो है इम्यूनोग्लोबुलिन एम, प्रतिरक्षी एम की उपस्थिति के कारण साइनोवियल जो झिल्ली है, जो अपने जोड़ों के संधियों पर पाई जाती है, घुटने और कोहनी में, उन साइनोवियल झिल्ली में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है, जिसके कारण ये सूक्ष्म कणिकाओं को साइनोवियल फ्लूइड में छोड़ती है और साइनोवियल जो द्रव है वो साइनोवियल झिल्ली पर दबाव डालती है, जिसके कारण दर्द होता है। और दूसरा बड़ा, ये जो साइनोवियल झिल्ली कणिकाएं छोड़ती हैं, इन कणिकाओं के कारण जो फाइब्रस उपास्थि में जो वहां उत्तक होता है, वह अस्थि में कठोर उत्तक में बदल जाता है, जिससे वहां की संधि कैसी हो जाती है, चल होने की बजाय कैसी हो जाती है, अचल हो जाती है और दर्द और अचली संधि हो जाती है। फिर दूसरी हाशिमोटो रोग पड़ा था। हाशिमोटो रोग में क्या याद रखना बेटा कि इसमें जो एंटीबॉडी बनेगी, अपने शरीर के जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और वो थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है, जिससे थायराइड हार्मोन का स्रावन कम होता है और इसको हाइपोथायरॉयडिज्म, इसको बेटा एक्सोथेल्मिक गोइटर रोग होता है। एक्सोथेल्मिक गोइटर कौन सी बीमारी होती है, एक्सोथेल्मिक गोइटर। थायराइड ग्लैंड के थायराइड ग्लैंड, ये हाशिमोटो डिजीज पर इसमें क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा बेटा। एक्सोथेल्मिक गोइटर जो होता है वह थायराइड हार्मोन के अतिस्रावन से होता है। वो आगे वाले जो रोग है बेटा, ग्रेव बीमारी, ग्रेव डिजीज जो है, इसमें क्या होता है, टीएसएच रिसेप्टर नष्ट हो जाते हैं, जिससे थायराइड ग्रंथि द्वारा थायराइड हार्मोन का अतिस्रावन होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, एक्सोथेल्मिक गोइटर। एक्सोथेल्मिक गोइटर, थायराइड का अतिस्रावन से क्या होता है बेटा, एक्सोथेल्मिक गोइटर। तीसरी बीमारी, चौथे अपने पढ़ा था बेटा
माइस्थीनिया ग्रेविस, इसमें क्या होता है, एसिटिल कोलिन जो रिसेप्टर है उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और एसिटिल कोलिन रिसेप्टर को वो बनने वाली एंटीबॉडी उसको नष्ट कर देती है। एंड जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी वो एंटीबॉडी उसी अंग या अणु कोशिका या संरचना को नष्ट करती है। तो यहाँ पर एसिटिल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है, तो ये एंटीबॉडी एसिटिल कोलिन रिसेप्टर को नष्ट करेगी, जिससे एसिटिल कोलिन रिसेप्टर का काम नहीं होगा। ये क्या काम करता था बेटा, ये तंत्रिका और पेशी संधियों पर तंत्रिका आवेग का संचलन करता था, वो काम प्रभावित हो जाएगा। 5 अपने पढ़ा था पर्निशियस एनीमिया, इसमें क्या होता है बेटा, कैसल कारक जो है केजल कारक के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और ये एंटीबॉडी केजल कारक को नष्ट कर देगी, जिससे केजल कारक का जो कार्य था विटामिन B12 का अवशोषण वो नहीं होगा। केजल कारक के नष्ट होने से विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा, जिससे रक्त का निर्माण भी नहीं होगा या कम होगा, इससे अरक्तता होती है। लास्ट जो 100% रोग था मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है बेटा, ये अपने तंत्रिका कोशिकाएं जो है न्यूरॉन उसके माइलिन आच्छादित के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और ये माइलिन आच्छादित को नष्ट कर देती है, जिससे तंत्रिका आवेग का संचलन प्रभावित होता है। तो ये बेटा अपने पढ़ा है पूरा, पिछले वाली वीडियो को भी मैंने वापस यहाँ पर रिवाइज करवाया है। एलर्जी, प्रतिरक्षा रोग पढ़े हैं, प्रतिरक्षा रोग में पहले इस वाले सेशन में हमने एलर्जी पढ़ा है, फिर 100 प्रतिरक्षा रोग जो अच्छे हैं वो पढ़ लिए, और एलर्जी के जो रोग है बेटा अस्थमा, एलर्जी के रोग 3 थे, अस्थमा, हे फीवर और एनाफाइलेटिक शॉक, तीनों पढ़ लिए हैं बेटा, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ये कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड की परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स है ये, यदि आप इन टॉपिक में इनको ही पढ़ लोगे तो आपको काफी 90% कवर हो जाएगा बेटा। ये प्रतिरक्षा रोग के कारण, फिर हम प्रतिरक्षा रोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सेशन कैसा लगा, इसको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों के साथ शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 12th क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम की इस बार की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक बेटा, और कोई आपके डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। ओके बेटा।